Hello everyone, welcome back to Clary Prep. In the previous lecture, we completed one of the major physiographic division of India, that is the coastal plains. We understood the western coastal plain, eastern coastal plain, their important division and major ports through maps. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की एक और इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर और फिजियोग्राफिक फीचर, वो है द आइलैंड ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम द आइलैंड ऑफ इंडिया जो एक मेजर फिजियोग्राफिक फीचर है उसको नोट्स की हेल्प से समझेंगे। उसके बाद हम ईच एंड एवरी पॉइंट को मैप पर लोकेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नोट्स की हेल्प से समझते हैं। तो आइलैंड टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि व्हाट इज एन आइलैंड। तो आइलैंड क्या होता है? अगर मैं आइलैंड की बात करूं तो आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल साइड। ध्यान रखिए, आइलैंड और पेनिनसुला में डिफरेंस होता है। पेनिनसुला तीन तरफ से वाटर से सराउंडेड होता है, आइलैंड चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड होता है। तो जो हमारा इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक है वो तीन साइड से वाटर से सराउंडेड है, और जो हमारे आइलैंड ग्रुप हैं वो हमारे चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड है। तो आइलैंड एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो कंप्लीटली वाटर से सराउंडेड है। इट मींस ये चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड एरिया है। तो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास दो मेजर आइलैंड ग्रुप हैं। तो पहला आइलैंड ग्रुप है बे ऑफ बंगाल की तरफ, वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड दूसरा है हमारा अरेबियन सी की तरफ, वो है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। तो सबसे पहले हम बे ऑफ बंगाल की तरफ चलते हैं, वहां पर हम देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो इस आइलैंड ग्रुप में अप्रोक्सीमेटली 572 आइलैंड है। मतलब ये पूरा कोई एक लैंड का पार्ट नहीं है, इसमें छोटे 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 आइलैंड हैं। इन छोटे छोटे आइलैंड को हम आइलेट्स भी कहते हैं। तो जो ये पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो 572 आइलैंड से मिलकर बना है। इसमें से बहुत से आइलैंड कंप्लीटली अनइनहेबिटेड हैं और कुछ आइलैंड इनहेबिटेड भी हैं। अगर हम सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन को देखें तो इसका जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है वो है 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ, और जो इसका लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है वो है 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। तो इसको हम मैप पर अच्छे से समझेंगे, इसको लोकेट करेंगे। तो इसकी लोकेशन अगर हम इस अभी देखें तो लैटिट्यूड है 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड है 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। अब अगर हम यहां बात करें इंपोर्टेंट आइलैंड ग्रुप के बारे में जो इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एग्जिस्ट करते हैं, तो सबसे पहले रिची आर्कीपेलागो एंड दूसरा है लेब्रिनेथ आइलैंड ग्रुप। इसको भी हम मैप पर लोकेट करेंगे। तो इंपोर्टेंट आइलैंड ग्रुप है इस अंडमान एंड निकोबार में, वो है रिची आर्कीपेलागो एंड दूसरा है लेब्रिनेथ आइलैंड ग्रुप। अगर हम इस डिवीजन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये 572 आइलैंड से मिलकर बना है। तो इसमें कुछ आइलैंड हैं, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। उसके बेसिस पे इसको हमने तीन टाइप नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड किया है। तो नॉर्थ में जो है वो है अंडमान आइलैंड, और जो साउथ में है वो है निकोबार आइलैंड। और इन नॉर्थ और साउथ की जो आइलैंड है उनको सेपरेट किसने कर रखा है, वो है हमारा 10 डिग्री चैनल। तो जो ये आइलैंड है नॉर्थ और साउथ को, तो इसको सेपरेट किया है 10 डिग्री चैनल ने। अब हम बात करते हैं ओरिजिन की, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये आइलैंड ओरिजिन कैसे हुए। तो अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की तो ये जो आइलैंड है वो किसका पार्ट है? दीज आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ सबमरीन माउंटेन रेंज। अब ये सबमरीन माउंटेन रेंज क्या होता है? तो ये आइलैंड बने कैसे? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये आइलैंड एक्चुअली सबमरीन माउंटेन रेंज के एलिवेटेड पार्ट है। सबमरीन माउंटेन रेंज का मतलब होता है ऐसे माउंटेन्स जो समुद्र के नीचे प्रेजेंट होते हैं।
जब हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि बहुत से माउंटेन्स ऐसे हैं जो समुद्र के नीचे हैं। जनरली हम क्या देखते हैं कि जो माउंटेन्स रेंज हैं वो हमें लैंड के सरफेस पे दिखाई देती हैं, पर हिमालय रेंज से भी बड़े बड़े माउंटेन्स समुद्र और ओशियन के नीचे हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम ओशियन रिजेस भी कहते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे बे ऑफ बंगाल है और हमारा अरेबियन सी है, उसमें भी कुछ माउंटेन्स जिनको हम सबमरीन माउंटेन्स कहते हैं वो समुद्र के नीचे प्रेजेंट होते हैं। और जो ये हमारे अंडमान एंड निकोबार है आइलैंड है, वो इंडियन प्लेट और बर्मीज प्लेट का एक पार्ट है। तो इंडियन प्लेट और बर्मीज प्लेट मतलब म्यांमार प्लेट की जब यहाँ पर जब इन दोनों प्लेट में टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई, तो उन टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण कुछ माउंटेन पीक्स जो समुद्र के अंदर है वो समुद्र से अपलिफ्ट हो गई और वही आज आइलैंड के फॉर्म में दिखाई देती हैं। मान लीजिए ये हमारा सरफेस है समुद्र का। अब इसके नीचे यहां पर हमारे माउंटेन्स हैं। तो जब इन प्लेट्स में टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ तो ये जो माउंटेन रेंज है वो अपलिफ्ट हो गई। तो जब माउंटेन रेंज अपलिफ्ट हो गई तो वहां पर उनकी जो लैंड एरिया थी वो समुद्र के ऊपर आ गई। तो वही क्या बन गई हमारी आज के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और दूसरा रीजन क्या है इनके ओरिजिन का, वो है वॉल्केनिक इरप्शन। तो यहां पर सारे जो आइलैंड्स हैं वो सबमरीन माउंटेन्स का पार्ट नहीं है। कुछ माउंटेन्स हैं, सॉरी कुछ जो आइलैंड है वो वॉल्केनिक इन ओरिजिन भी है। तो वॉल्केनिक ओरिजिन मतलब, तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है हमारा बैरन आइलैंड, जिसको मैप पर भी लोकेट करेंगे। तो बैरल आइलैंड किसका एग्जांपल है जो हमारे अंडमान एंड निकोबार में है, वो एक वॉल्केनिक आइलैंड का एग्जांपल है। और इसकी एक अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इट इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। तो ये वॉल्केनिक आइलैंड की अगर हम बात करें तो बनते कैसे हैं कि जनरली हम क्या देखते हैं कि जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो लैंड पर देखने को मिलता है, पर ऐसा नहीं है। समुद्र के अंदर भी जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं वो होते रहते हैं और उसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन समुद्र के अंदर कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जब मैग्मा इरप्ट होके बाहर आता है और कूल डाउन हो जाता है समुद्र के ओशियन सरफेस पे, तो एक तरीके से लैंड बन जाती है और वही एक तरीके से आइलैंड का रूप ले लेते हैं। तो कुछ आइलैंड हैं जो हमारे अंडमान एंड निकोबार में है, वो वॉल्केनिक इन ओरिजिन है, जिसका फेमस एग्जांपल है बैरन आइलैंड विच इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो माउंटेन रेंजेस हैं और माउंटेन पीक्स हैं वो ऐसा नहीं है कि लैंड सरफेस पर और कॉन्टिनेंटल सरफेस पर ही हमको दिखाई दें। कुछ माउंटेन पीक्स हमें ओशियन सरफेस पे भी दिखाई देती हैं। तो अब हम बात करेंगे सब इंपोर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो उसमें सबसे पहली पीक है सैडल पीक। सैडल पीक हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, जो नॉर्थ अंडमान में लाई करती है। ये है अप्रोक्स 738 मीटर। दूसरी है माउंटेन दियाबोलो विच इज located in the middle of the Andaman and Nicobar Island which is approx 515 meter. दूसरी है माउंट कोयो which is in the South Andaman and Nicobar Island and which is approx 460 meter. And fourth है माउंट थ्यूलियर which is 642 meter which is present in the Great Nicobar Island. तो ये कुछ इंपोर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं जो हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में दिखाई देती हैं। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखें तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कोस्ट लाइन है वहां पर हमको कोरल डिपॉजिट्स एंड ब्यूटीफुल बीचेस देखने को मिलते हैं। सो द कोस्ट लाइन ऑफ अंडमान एंड निकोबार हैज कोरल डिपॉजिट्स एंड ब्यूटीफुल बीचेस। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये कोरल डिपॉजिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें कोरल डिपॉजिट्स से को समझने से पहले हमें समझना होगा कोरल्स क्या होते हैं। तो कोरल्स एक्चुअली लिविंग मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं। कोरल्स ऐसे मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो समुद्र में दिखाई देते हैं। ये टिनी एनिमल्स होते हैं जिनको कोरल पॉलिप्स भी कहा जाता है। तो जो ये कोरल डिपॉजिट्स जो मरीन
ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उनको हम कोरल पॉलिप्स भी कहते हैं। ये अपने बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड स्केलेटन बनाते रहते हैं। मतलब जो ये कोरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये अपने स्केलेटन पर एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर को बनाते रहते हैं और हजारों लाखों सालों तक ये स्केलेटन एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं। मान लीजिए ये एक कोई ये कुछ कोरल पॉलिप्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है। अब ये अपनी स्केलेटन पर यहां पर क्या बनाते रहते हैं, ये अपनी स्केलेटन पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनाते रहते हैं और हजारों लाखों सालों तक ये सेम प्रोसेस करते रहते हैं कि मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाते रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक हार्ड मटेरियल होता है, तो ये जब ये कैल्शियम कार्बोनेट हजारों लाखों सालों तक बराबर बनाते रहते हैं तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की एक के ऊपर एक परत जमती जाती है और इससे क्या हो जाता है, कोरल डिपॉजिट्स बनते हैं। तो इसी प्रोसेस से कोरल रीफ्स डेवलप होते हैं। यही कोरल रीफ्स ग्रेजुअली कोरल डिपॉजिट्स का फॉर्म ले लेते हैं और इसी की वजह से कुछ जो अंडमान एंड निकोबार में आइलैंड है वो किसके बने हुए हैं, कैल्शियम एंड कार्बोनेट के, जो इन कोरल मरीन ऑर्गेनिज्म ने बनाए हैं। और कोरल फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती हैं कि जो वाटर होना चाहिए वो वार्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए मतलब साफ सुथरा पानी होना चाहिए, सैलो सी होना चाहिए मतलब जनरली लेस देन 50 मीटर की उसकी गहराई होनी चाहिए जहां पर ये कोरल रीफ्स होती हैं, और प्लेंटी ऑफ सनलाइट मतलब सनलाइट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस एरिया में ये होनी चाहिए वहां पर सेडिमेंट डिपोजिशन भी बहुत कम होना चाहिए। इसी वजह से ये ट्रॉपिकल रीजन्स में कोरल रीफ्स बहुत अच्छी तरह डेवलप होते हैं। दूसरा इसका फीचर है कि दीज आइलैंड मींस द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आल्सो रिसीव कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है कि दिन के टाइम सन की हीट से लैंड और नियर बाई वाटर वार्म हो जाता है और वार्म एयर हल्का होने के कारण रैपिडली ऊपर उठती है। तो जब दिन की एक्सट्रीम हीट की वजह से जो लैंड के नियर बाई वाटर है मतलब जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास जो वाटर है वो वार्म हो जाता है और वार्म एयर होती है वो हल्की होती है, इसके कारण वो रैपिडली राइज करती है। जब ये एयर अपर जाती है तो ठंडी, जब जब नीचे है तो गर्म है, जब धीरे धीरे ये ऊपर जाएगी तो ये एयर होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी होने लगती है और जब ठंडी होती है तो ये किसका रूप ले लेती है, वाटर वेपर का, और ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या हमें देखने को मिलता है, क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलता है और जब ये क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर हैवी रेनफॉल होती है। इसी प्रोसेस को हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। ये रेनफॉल जनरली आफ्टरनून या इवनिंग में होती है और ये रेनफॉल हमें इक्वेटोरियल रीजन्स में बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो आप कन्वेक्शनल रेनफॉल अच्छी तरीके से समझ गए हो। कन्वेक्शनल रेनफॉल बेसिकली ज्यादातर इवनिंग और आफ्टरनून के टाइम हमें देखने को मिलती है जब एक्सट्रीम हीट की वजह से जो लैंड के पास जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहां की जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है और वार्म एयर होती है वो हल्की हो जाती है, इसकी वजह से वो ऊपर राइज करने लगती है और जब ऊपर राइज करते करते वो वेपर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो वहां पर जाके वाटर वेपर हो जाती है और वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है तो क्या क्लाउड फॉर्मेशन का रूप ले लेती है और फिर उसकी वजह से जब क्लाउड फॉर्मेशन रूप ले लेती है तो वहां पे ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, जिसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कन्वेक्शनल रेनफॉल ज्यादातर हमें कहां देखने को मिलती है, इक्वेटोरियल रीजन्स में। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलती है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशंस भी देखने को मिलती है। कहां पर हमको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो यहां पर हमें इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। ये वेजिटेशन डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। इनकी खास बातें थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं, ट्रीज बहुत टॉल होते हैं, रेनफॉल बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही घनी वेजिटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं और जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच होती है एंड मल्टीपल लेयर्स ऑफ वेजिटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं।
तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इसी टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। तो इसके साथ हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड की। अगर मैं लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड की बात करूं तो ये हमें वेस्टर्न साइड में देखने को मिलता है, अरेबियन सी की तरफ। तो लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड हमें किस तरफ देखने को मिलता है? वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया नियर द अरेबियन सी। अगर हम इसके लैटिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें तो विच इज 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें तो 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट। अगर हम इसकी लोकेशन को बात करें केरला कोस्ट से तो इट इज 280 किलोमीटर टू 480 किलोमीटर फार ऑफ द केरला कोस्ट। जैसे हमने बात की ओरिजिन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऐसे ही हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की, ओरिजिन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो इसका ओरिजिन हमें क्या देखने को मिलता है? ये कोरल डिपॉजिट्स के ओरिजिन आइलैंड यहाँ पे हमें देखने को ज्यादा मिलती है। तो ये कैसे आइलैंड है? कोरल्स इन ओरिजिन, मतलब बिल्ट बाय द कोरल डिपॉजिट्स। तो हम इसको अगर समझें तो अंडमान आइलैंड सबमरीन माउंटेन से अपलिफ्ट से बने थे, लेकिन लक्षद्वीप आइलैंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली कोरल ओरिजिन के हैं, यानी यहाँ के आइलैंड कोरल डिपॉजिट के ऊपर डेवलप हुए हैं। इसीलिए लक्षद्वीप को इंडिया का कोरल आइलैंड ग्रुप भी कहा जाता है। तो कोरल डिपॉजिट्स मैंने बताया आपको, जैसे यहाँ पर बहुत सारे कोरल पॉलिप्स पाए जाते हैं। कोरल पॉलिप्स मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी स्केलेटन पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनाते रहते हैं, और ये हजारों लाखों सालों तक कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलती रहती है। तो जब परत के ऊपर परत जमती जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, तो वो धीरे धीरे किसका रूप ले लेती है? आइलैंड का रूप ले लेती है। तो जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल इन ओरिजिन है। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ आइलैंड की बात करूं तो टोटल यहाँ पर 36 आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिसमें से 11 इनहेबिटेड आइलैंड हैं। और इन सारे छोटे छोटे आइलैंड्स में जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो है मिनिकॉय आइलैंड। जैसे नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान को जैसे सेपरेट किया था 10 डिग्री चैनल ने, ऐसे ही सिमिलरली जो हमारा लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड है उसको भी 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, जिसके नॉर्थ में हमको एमनी आइलैंड देखने को मिलता है एंड साउथ में हमको कैनानोर आइलैंड देखने को मिलता है। एंड दीज आइलैंड ऑल्सो हैव स्टॉर्म बीचेस। स्टॉर्म बीचेस क्या होते हैं? स्टॉर्म बीचेस बेसिकली नॉर्मली बीचेस पर आपको बहुत ही फाइन सैंड देखने को मिलती है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे सैंड्स के पार्टिकल देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि उस सैंड में लोग सन बाथ वगैरह भी लेते हैं। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स और पावरफुल सी वेव्स रैपिडली कोस्ट पर स्ट्राइक करती हैं तो ये हैवी मटेरियल जैसे पेबल्स, कोबल्स एंड बोल्डर्स कोस्ट पर लाकर डिपॉजिट कर देती हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड के जो कोस्ट लाइन है वहां पर हमको स्टॉर्म बीचेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर सी की पावरफुल वेव्स आके हैवी मटेरियल को डिपॉजिट करती है, ना कि फाइन पार्टिकल्स को। तो हैवी मटेरियल जैसे पेबल, सिंगल्स, तो ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं और स्टॉर्म बीच का रूप ले लेते हैं। ये बीचेस नॉर्मली सैंडी बीचेस से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ये तो हमने अपने आइलैंड, दोनों आइलैंड्स को अच्छी तरीके से नोट्स की हेल्प से समझ लिया। अब हम इनको थोड़ा लोकेट करते हैं मैप्स पर। तो अब अगर हम आइलैंड को मैप पर देखें तो सबसे पहले अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो वहां पर हमको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, जहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा? हमारे लक्षद्वीप आइलैंड। अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो वहां पे हमको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, जहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर हम इसके लैटिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें तो वो है 12 डिग्री नॉर्थ टू 8 डिग्री नॉर्थ। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें तो वो है 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट। अब इन दोनों आइलैंड को जो सेपरेट कर रहा है वो है हमारा 10 डिग्री चैनल। तो यहां पर ये 10 डिग्री चैनल देखने को मिल गया। और अगर हम केरला कोस्ट से इसकी डिस्टेंस देखें तो वो है अप्रोक्स 280 टू 400 किलोमीटर, जो अप्रोक्स डिस्टेंस है इस आइलैंड की केरला कोस्ट से। वहीं पर अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल की तरफ है। अगर हम इसके लैटिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें वो है 14 डिग्री नॉर्थ टू 6 डिग्री नॉर्थ। वहीं पर अगर हम इसके
लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें वो है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें तो वो है 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। अब इसको हमने देखा था कि इसके डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन है। तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं, जो नॉर्थ में वो है रिची आर्कीपेलागो, और जो ये वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं अंडमान आइलैंड, और जो 10 डिग्री चैनल से थोड़ा ऊपर है वो है हमारा लेवरिनिथ आइलैंड ग्रुप, और इसके नीचे है 10 डिग्री चैनल जो इन दोनों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। और 10 डिग्री चैनल के साउथ में देखें तो वहां पर हमको निकोबार आइलैंड ग्रुप देखने को मिलता है। और जो ये वाला है वो है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड क्या था? विच इज इन द वॉल्केनिक इन ओरिजिन, वॉल्केनिक इन ओरिजिन आइलैंड, वॉल्केनिक इन ओरिजिन आइलैंड विच इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। तो ये हमारी हो गई पूरे आइलैंड्स की बात, और इसी के साथ हमने एक और मेजर फिजियोग्राफिक फीचर इंडिया का कवर कर लिया है। तो थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।